तो ये जो देहरी का ताला है, सबसे पहला सवाल है, क्या आपको लगता है कि पत्रकारिता करने जब लोग आते हैं तो ये देहरी पे ताला लग जाता है, या जो पलायन वाली स्थिति होती है तब देहरी पे ताला लग जाता है? देहरी का ताला, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ। जब आप निकले थे तो ताला नहीं लगा था, इसलिए कि आप अपने घर में पीछे कुछ लोग थे, परिवार था। जीवन में जहाँ भी चले जाओ जो कुछ ही मिल जाए, लेकिन ये जो पीछे छोड़ कर गए, लेकिन ताला तो जुबान पर भी लग जाता है। जो पत्रकार बनने आया उसकी जुबान पर भी ताला। जब हम आए थे, आपको याद होगा कि उस समय पत्रकारिता की बड़ी प्रतिष्ठा थी, पत्रकारों की बड़ी बड़ी प्रतिष्ठा थी। और सवाल चाहे पत्रकार का हो या बच्चे का हो, सवाल अक्सर असहज करता है। यूजीसी रेगुलेशन में पूरा देश बटा हुआ है, दो हिस्से में बटा। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया, उसके बाद भी बहस आ रही है। स्वतंत्र पत्रकार, क्रांतिकारी पत्रकार, जो हर मसले पर बोलते हैं, मतलब वो हर मसले, मतलब हर मसले पर, चिंच बोकली से लेकर के और चित्तौड़गढ़ तक कोई खबर हो, इस मसले पर पक्ष में नहीं बोलना है, विपक्ष में बोलो, विपक्ष में बोलना, पक्ष में बोलो तो सही, और नहीं कुछ बोलना है तो कहो तो इतना तो बता दो कि यूजीसी रेगुलेशन में है क्या, जिसको लेके इतना बवाल कटा हुआ है। तो पता चला मैंने कहा ये सुविधा है भाई साहब। आपको डर लगता है कि अगर हमने यूजीसी पे बोल दिया, तथ्यों के आधार पे बात करने में दिक्कत क्या है? दिक्कत है। अगर आपको जातिवाद का आप पर लगता है तो लगने दो। नहीं। अब ये जो हिम्मत नहीं है आप में, फिर आप अपने आप को पत्रकार कह रहे हैं। ऐसे लगता है कि उनका वोटर खराब हो जाएगा। नेतागिरी कर रहे हो भाई साहब। उन्होंने एक कंस्टिट्यूएंसी होती है प्रत्येक नेता की, उसी तरह से ऐसे स्वतंत्र पत्रकारों की एक कंस्टिट्यूएंसी है। उन्हें लगता है कि कोई ऐसी बात मत बोलो कि सब्सक्राइबर भाग जाए, और भाग जाने तो फिर दिक्कत होगी। सब कहते हैं सच नहीं बोलते नहीं, वो सच नहीं बोलते, लेकिन पता है कौन सच सुनना चाहते हैं? उनके हिस्से का सच। जैसे आपने वो सच बोल दिया जो उन्हें पसंद नहीं आया, फिर आप खारिज कर दिए गए। अब सोशल मीडिया को आप मीडिया मानिए, बिल्कुल आप यूट्यूब को मीडिया मानिए, ट्विटर को मीडिया मानिए, और सब एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुख्यधारा की मीडिया क्या सोशल मीडिया आने वाले दिनों में कुछ समय में बन सकती है, क्योंकि माइक सबके पास है, कैमरा सबके पास है, बोलने की शैली युवाओं के पास है, देश में अभिव्यक्ति का अधिकार है। लाखों लोग देखते हैं सबसे पहले और फिर नेशनल न्यूज चैनल फॉलो करते हैं वैसी खबरों को। दिक्कत मुझे बस शिकायत वही है कि जिन लोगों ने उस मीडिया का सत्यानाश किया, सर्वनाश किया, वो अभी भी मौजूद है, और वो मजबूत है। नहीं, उनको रिप्लेस करने की जरूरत है, और वो आप जैसे लोग करें। लोगों को बताइए, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है प्रभाकर जी। आप लोगों को बताइए कि सुनो भाई, उधर से भागे थे ना, टीवी देखना बंद किए थे ना, इधर आए थे ना, और ये जो झंडा ले रहे हैं स्वतंत्र पत्रकारिता और उसका, इनकी सच्चाई हम जानते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं दिभगवा, मैं अमित कुमार। आज के इस खास पॉडकास्ट में हमारे साथ जो मेहमान है, मुझे नहीं लगता कि परिचय की कोई ज्यादा जरूरत है। प्रभाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो प्रभाकर जी के बारे में कहा जाता है कि वो पत्रकार भी हैं, लेखक भी हैं, कवि भी हैं। एक रुका हुआ फैसला किताब लिख चुके हैं, अयोध्या का जो फैसला आया उस पर। इसके अलावा किसान आंदोलन पर किसान और सरकार नाम की किताब, और एक और उनका जो अभी कविता संग्रह आया है वो बहुत ज्यादा चर्चित है, देहरी का ताला। तो ये जो देहरी का ताला है प्रभाकर, सबसे पहला सवाल है, क्या आपको लगता है कि पत्रकारिता करने जब लोग आते हैं तो ये देहरी पे ताला लग जाता है, या जो पलायन वाली स्थिति होती है तब देहरी पे ताला लग जाता है? देहरी का ताला, जब जैसे मैं ये बोल रहा हूं तो मैं महसूस कर रहा हूं। आप कहीं से कहीं जब जाते हैं, और जहां जाते हैं वहां से लौट नहीं पाते, तो जहां से निकले होते हैं अमूमन वहां के देहरी पर ताला लग जाता है। कुछ समय के लिए भले ही वो टल जाए। जब आप निकले थे तो ताला नहीं लगा था, इसलिए कि आप अपने घर में पीछे कुछ लोग थे, परिवार था। धीरे धीरे जो आपसे पुराने थे पिछड़ते गए, जो घर की रखवाली करने वाले थे वो धीरे धीरे जब चले गए तो बच गया वही देहरी का ताला। तो वो देहरी का तो ताला है, देहरी का ताला है। ये इस पीढ़ी की पीड़ा है, जो कचोटता है, जो बताता है कि जीवन में जहां भी चले जाओ जो कुछ ही मिल जाए, लेकिन ये जो पीछे छोड़ कर गए हो ना, ये तुम्हें। तो यहां वहां पर मेरे ताला की पीड़ा क्या है लटकने की, उसको मुझे लगता है कि वो ताला मेरे को निहार रहा है। आपका ताला, आपके घर के, आपकी डेयरी का ताला आपको निहार रहा होगा। और जिन लोगों ने भी अपने घर को छोड़ करके कहीं दूर जाकर बसे हैं, रोजी रोटी की फिराक में, सिर्फ रोजी रोटी की फिराक में,
लगभग। लगभग। तो अब जो ये देहरी का ताला है, और जो देहरी का ताला इसलिए लगा क्योंकि कोई पत्रकारिता करने आया, कोई अलग अलग फील्ड में रोजी रोटी कमाने आया, लेकिन ताला तो जुबान पर भी लग जाता है। जो पत्रकार बनने आया उसकी जुबान पर भी ताला। अब जो स्थितियां अभी के हैं प्रभाकर, मैं इसलिए बोल रहा हूँ सबकी जुबान पर ताला नहीं है, मैं किसी खास व्यक्ति पे कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन ये जो ताला लग जाता है कि आप एक तरफ देखो, दूसरी तरफ नहीं देखो, दूसरी तरफ देखो तो फिर एक और तरफ ना देखो, आपको लगता है कि सच को सच के रूप में देखने की जरूरत है या फिर किसी का ये सच है उस रूप में देखने की जरूरत है? क्योंकि हम सब जब आए थे, तकरीबन 21 साल हो चुके हैं जब हम दोनों मिले थे, और सब ने एक सपना लेकर शुरुआत की थी पत्रकारिता को लेकर। देहरी पे तो ताला लग ही गया बहुत दोस्तों पे। आपको लगता है कि अब वो संकट है कि लोग पत्रकारिता उस रूप में नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से वो सोच कर आए थे? वजह चाहे जो भी हो, जो जो वजह बताया। हम उस पीढ़ी के लोग हैं पत्रकारिता में आने वाले। जब हम आए थे, आपको याद होगा कि उस समय पत्रकारिता की बड़ी प्रतिष्ठा थी, पत्रकारों की बड़ी बड़ी प्रतिष्ठा थी। आप कहीं जाते थे, कोई गेट टुगेदर गैदरिंग है, कहीं कोई पब्लिक फंक्शन है, तो वहां पर होस्ट के घर पे 10 लोग बैठे हैं। कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई लीडर है, कोई लिटरेचर वाला है, साहित्यकार है, सब है, कोई आईटी प्रोफेशनल है, सब एक दूसरे को परिचय दे रहे हैं, किसी को कोई बहुत मतलब नहीं है। जैसे एक आवाज आती थी कि मैं पत्रकार हूं, सबकी निगाहें उधर हो जाती थी। आप पत्रकार हैं? कहाँ हैं? क्या करते हैं? और फिर आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते थे। वो दौर था। तो हम, आपको भी याद होगा, आप भी क्यों आए। मैं अपनी बात बता देता हूं। घर से आया था बिहार में। बिहार में उस दौर में पैदा होने की ये खासियत थी कि थोड़े से ज्यादा पढ़ने में ठीक हो, मतलब इसको कहते हैं अंधे में काना राजा। तो थोड़े से पढ़ने में अगर ठीक हो तो घर वालों ने सपना देखना शुरू कर देते हैं, घर वाले सपना देखना शुरू कर देते हैं कि ये कुछ बनेगा। तो उसकी लड़ाई वहीं से शुरू हो जाती है, जिसमें आपकी सहमति और या आपकी असहमति, आपकी कोई बहुत मायने नहीं रखती। लेकिन जब आपको कहा जाता है कि आप बन सकते हैं, तो बार मन हाँ बन सकते हैं। तो मैं, देहरी का ताला उस समय तक नहीं लगा था, ट्रेन पकड़ा, इलाहाबाद आया, इसलिए कि उस समय इलाहाबाद में कहते थे कि इलाहाबाद जो आएगा लाल बत्ती, तो लाल बत्ती के अट्रैक्शन में मैं नहीं आया, घर वालों को लगा होगा, हमारे माता पिता को, मेरे भाइयों को, कि ठीक ठाक है पढ़ने में, ठीक ठाक है पढ़ने में। तो मैं उधर आया और इतना आईएएस बनना था, नहीं बन पाया। उधर से लगा कि थोड़ी सी कमी रह गई, तैयारी में दिल्ली आया, जब नहीं बना तो मुझे लगा कि इतना पढ़ा हो, सब जानते हैं कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं तो आप इतना पढ़ते हैं, इतना ज्ञान हो जाता है आपके पास जाने अनजाने में, कि फिर उस समय लगा कि इस ज्ञान का उपयोग क्या कहाँ होगा, कौन ऐसा प्रोफेशन है जहां पर इस ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि पत्रकार बन जाते हैं। इसलिए पत्रकार को तो बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, बहुत ज्ञान होना चाहिए। तो हम जिस दौर में आए उस दौर में इसकी जरूरत होती थी और ये सोच कर आए। लेकिन उस समय पत्रकारिता का आसमान खुला था, खिला था, अच्छा मौसम, अच्छी धूप, सब कुछ ठीक था, और हम खूब बढ़िया सूट ज्ञान का पहन के चले। और 2005 साल बाद मौसम बदला, बादल छाए, आंधी तूफान, कपड़े खराब हो गए, ज्ञान पर बदली छा गई, छुपना पड़ा, कपड़े खराब, चेहरा खराब, सब कुछ खराब। और फिर कहा गया कि अब इस वाले ज्ञान से काम नहीं चलेगा, ज्ञान ये धार बदल दो। जैसे तो ये बदली, बारिश, आप कह रहे हैं कीचड़, सब कुछ कब, कैसे? आप 2014 के बाद के दौर की बात तो नहीं कर रहे हैं? शुरुआत तो पहले से हो गई थी। आपको लगता है कि जब आप आए थे तब सब कुछ ठीक था? मैंने कहा शुरुआत पहले ही हो गई थी। हम जिस दौर में आए थे थोड़ा थोड़ा ठीक चल रहा था, शुरुआत हो गई थी। लेकिन 2014 के बाद ज्यादा हुआ। अब ज्यादा हुआ उसकी वजह मैं जो मानता कि कभी भी लोकतंत्र में जब सरकारें मजबूत होती है, मजबूत, बहुत मजबूत होती है, तो सभी संस्थाएं, सभी मतलब सभी, वो विधायिका भी,
न्यायपालिका भी, वो जांच एजेंसियां भी, और समाज के बौद्धिक लोग भी, विश्वविद्यालय भी, सब कंप्रोमाइज होते हैं। सत्ता का रंग चढ़ जाता है सब पर। तो पत्रकारिता क्यों कहां से आई? पत्रकार को तो चढ़ना ही है। पत्रकार तो वो असर जो सब पर, जब सरकारें बहुत मजबूत होती हैं तो तमाम संस्थाओं का जो वो होता है, उसका जो प्रभाव होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो वही हुआ 2014 में। सरकार जो आई, सरकार बहुत मजबूत थी, और उसके बाद से सरकार लगातार मजबूत रही है। और ये जो पत्रकारिता का काम जो है, सवाल पूछना ही होता है। और सवाल चाहे पत्रकार का हो या बच्चे का हो, सवाल अक्सर असहज करता है। बच्चा सवाल जब पूछता है ना, तो मां असहज होती है, पिता असहज हो जाते हैं, इसलिए कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो असहज करते ही करते। और कोई, आप सोचिए, साल भर आपने पढ़ाई करी, साल भर आपने तैयारी की, लेकिन जैसे पता चलता है कि आपका एग्जाम है, सवाल ही तो आता है, पसीने उतरने लगते हैं, रात भर नींद हराम हो जाती है। जो बहुत तैयारी करते हैं उनकी भी नींद हराम। उनकी भी नींद हराम हो जाती है। तो सवाल तो ऐसे ही होता है। तो पूछना है आपको, पत्रकार है आप, सवाल आपको पूछना है, और जिसे जवाब देना है उसकी आप नींद हराम कर रहे हैं, तो उस सवाल से बचने के लिए कुछ तो करेगा वो। तो जो ईमानदार विद्यार्थी होता है, वो मेहनत से तैयारी करता है, और जो उतना ईमानदार नहीं होता है, वो क्या करेगा? क्वेश्चन पेपर फाड़ दे, परीक्षा को वर्कआउट कर नहीं देंगे एग्जाम। आपको लगता है कि 2004 से 14 तक आप तब भी थे, इस धारा में थे, आ चुके थे, तो वहां भी बहुत ही मजबूत सरकार थी। 2 लगातार कार्यकाल डॉक्टर मनमोहन सिंह का रहा। आपको लगता है कि पत्रकारिता और कलम इतनी आजाद हुआ करती थी, पूरी तरह से आजाद, या फिर पत्रकार तब के साहसी थे और बाद के दौर में आपको लगता है कि वो चीजें बदली? बदला क्या? सरकार बदलने से चीजें बदली? क्योंकि आपने कहा कि सरकार चाहती है कि हर जगह अपना असर हो, तो साहस कम हो गया पत्रकारों में, नीडर और साहसी पत्रकारों की पीढ़ी नहीं आई, या कहे कि एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट की एक फौज आ गई, उसकी वजह से ऐसा हुआ, और बाई बॉर्न जो मन से, जो बचपन से सोचा करते होंगे लोग, वो आए, वो भी पीछे चले गए। जो एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट आए, जो बनना नहीं चाहते थे, बने, फील्ड में बने, ऐसे भी सवाल उठाए जाते, कहा जाता है कि इच्छा नहीं थी, फिर बाद में ऐसी स्थितियां बनी कि पत्रकार बन गए। तो उनके अंदर की जो एक बेचैनी थी, उन्हें लगने लगा कि देखो पहले की स्थिति कुछ अलग थी, उनका ये आकलन है। क्या लगता है आपको? क्योंकि मैं 2004-14 की बात पे मैं आ रहा हूं, आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, ये जो आप जिस बदलाव, क्वालिटी में कमी, कंप्रोमाइज की बात आप जो कर रहे हैं, इस समय से आप ये नहीं कह सकते कि पत्रकार ही, बिल्कुल ऐसा हुआ, और सिर्फ उन्हीं का अकेला दायित्व था? ऐसा हुआ, लेकिन एक और चीज है कि ये एक वन साइडेड नहीं था। एक होता है लोकलाज, लिहाज। लिहाज क्या है कि एक पत्रकार है, ज्ञान हो या नहीं हो, कम ज्ञान हो, लेकिन वो पत्रकार है, उसे सवाल पूछना है। पत्रकार सवाल पूछने के लिए बहुत ज्ञान की जरूरत कई बार महसूस नहीं होती। सच को सच, उसमें बहुत ज्यादा ज्ञान क्या है? जरूरत क्या है? कोई हादसा हुआ है, मुझे दिख रहा है क्या इन वजहों से हुआ, और सरकार आ रही है, या कोई उसमें सवाल, मुझे नहीं लगता कि ज्ञान चाहिए इसमें। उसके लिए ज्ञान नहीं। और मुझे तो उन लोगों पे हैरानी होती है जो ज्ञान का प्याला लेके हर छोटी बात पे पिलाना शुरू कर। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। लेकिन उसका एक और है कि सवाल से भागने के लिए पत्रकार की सवाल पे जब कहते हैं ना कि ये कंप्रोमाइज पत्रकार आ गए, चाहे अयोग्य पत्रकार आ गए, पत्रकार की योग्यता क्या चाहिए? जैसा आपने कहा कि कोई दुर्घटना घटी, कहीं कोई डूब के मर गया, कहीं कोई पुल गिर गया, उसमें आपको ज्ञान क्यों चाहिए? बस उसमें सवाल ही तो पूछना है, आपको जवाब देना है, जो जिम्मेवार है उसको जवाब देना है। लेकिन सामने वाला क्या करता है? सामने वाला करता है कि पहली बार हुआ है क्या, इसके पहले भी तो होता था। वहां पर फिर पत्रकार की ज्ञान की जरूरत होती है। ये लिहाज और लोकलाज छूट जाता है जब सामने वाला व्हाट अबाउट ट्रीज को कहते हैं कि तब भी हुआ था, आप कहां थे। तो वहां पर मुझे लगता है कि तब पत्रकार को ज्ञान की जरूरत होती है कि देश काल परिस्थितियों, भूत भविष्य वर्तमान सबके बारे में थोड़ा बहुत, ताकि जब कोई सवाल आपसे करे तो आप परख के जवाब दें क्या बात करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि तर्क होना चाहिए,
क्या हुआ नहीं हुआ, अभी क्या हो रहा है और आगे इसकी स्थिति है, वो तो बोलना ही पड़ेगा। भले एक भीड़ आपके पीछे खड़ी हो और ये कह रही हो कि आप ये गलत कर रहे हैं, तब कहाँ थे, और आपसे जवाबी सवाल इतने किए जाते हैं कि कई बार लोग परेशान होते हैं। ट्रोलिंग जिसको कहते हैं सोशल मीडिया के दौर में, आपको नहीं लगता कि कई ऐसे बड़े पत्रकार हमने देखा इन 20 सालों में, आपने भी देखा, पहले वो कांग्रेस पार्टी के लिए गुणगान किया करते थे, टीवी मीडिया के बड़े चेहरे थे, अच्छी जुल्फे, आप जब पूछ रहे हैं ना, आप मुझे आप पूछते पूछते आपके चेहरे पे एक अलग तरह की मुस्कुराहट ये सामान्य मुस्कुराहट में हाँ जी अच्छी जुल्फें, बहुत ही करीने से अच्छा सा मेकअप, कोट टाई सूट सब कुछ है। वही व्यक्ति पहले एक खास सरकार का उसी अंदाज में, बहुत ही सहज अंदाज में गुणगान किया करता था। बाद में जैसे एक ट्रेडिशन कहते हैं ना, कि ट्रेडिशन नहीं कह सकते, बदलाव कह सकते, वो ये आया कि कुछ लोग नव बौद्धिकतावादी बन जाते थे, वैसे कुछ लोग नव संघी बन गए, संघवादी बन गए। आज की भाषा में मैं कहूं तो आरएसएस की विचारधारा वाले नए नए बन गए, और बाद में वो राष्ट्रवाद के पुरोधा बन गए। कुछ चैनलों में मैंने देखा, जहां मैंने काम किया, वहां मार्केटिंग का आदमी अचानक आता था और चर्चा के दौरान वो कहता था कि अब हम सबको कुछ अलग ढर्रे पे जाना है, तो पूछा जाता था कि क्या, तो राष्ट्रवाद। अगला सवाल उनसे पूछा जाता था, राष्ट्रवाद मतलब क्या? पत्रकारिता, मतलब पत्रकारिता तो पत्रकारिता है, अब इसमें राष्ट्रवाद क्या? राष्ट्रवाद तो शाश्वत चीज है, हर चीज में राष्ट्रवाद होनी चाहिए। मैं अगर अपनी रोड की सफाई कर रहा हूं तो राष्ट्रवाद तो वहां भी आना चाहिए। तो जब पूछने पे मार्केटिंग वालों का जवाब हुआ कि राष्ट्रवाद, तो पूछा गया क्या? तो नेशनलिज्म पूछा गया क्या? तो राष्ट्रवाद और नेशनलिज्म से आगे कुछ समझा नहीं पाए, क्योंकि उन्हें ऐसा कहा गया था कि कल से हम राष्ट्रवाद की धारा में आएंगे। अब क्या ऐसे राष्ट्रवादी, आपको लगता है कि ऐसे राष्ट्रवादियों को आप किसी पार्टी, किसी व्यक्ति, किसी विचारधारा, किसी नेता, इनका समर्थक मान ले, और जो ओरिजिनल में निडर साहसी पत्रकार जो दोनों धाराओं को लेकर चल रहे थे, चाहे इधर पहले भी तो वाम दक्षिण लोग हुआ करते थे, पत्रकारिता पहले भी तो चलती थी, ये संक्रमण कैसा संक्रमण आपको लगा? वो तो अभी भी जारी, इसलिए मैं एक बात कहता हूं कि पत्रकार जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, बड़ा मतलब सैलरी बड़ी, पद बड़ा, पद बड़ा, कद बड़ा, स्टार होने लगता है। एक ट्रेनी पत्रकार आता है, इंटर्नशिप ट्रेनी पत्रकार, तो पत्रकार जैसे जैसे बड़ा होने लगता है, बड़ा में अब एक प्रक्रिया है बड़ा होने की। तो पहले ये लाइन सुन लीजिए कि पत्रकार जैसे जैसे बड़ा होने लगता है, उसमें पत्रकारिता घिसने लगती है, पत्रकारिता छोटी होने लगती है। अब आप बड़े होने की प्रक्रिया बताओ। जब आप पत्रकारिता करने आए थे, जब मैं आया था, तो हम सोच के आया था समाज बदलते के, मैं सोच के आया था, आप सोच के आया था कि ये अन्याय होगा, इसके खिलाफ आवाज देंगे, ये गलत हो रहा है, इसके खिलाफ खोल के वो समाज को जागरूक करेंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे। इसलिए, और करना आपने शुरू भी किया, इसलिए कि तब आपको न खोने का था, न पाने की कि लालच हो। एकदम क्रूड सा सवाल, थॉट्स पूछ रहे, बोलेंगे। फिर कुछ दिन बाद यही होता है, सामान्यतया आप जो लोग इस प्रोफेशन में आते हैं इसी थॉट के आते। आजकल हालांकि बच्चे ज्यादा होशियार, ज्यादा प्रैक्टिकल हैं। आज हमारे पीढ़ी, आजकल तो मैं ये देख रहा हूँ, जो मेरा आकलन है, पहले लोग पूछने पे बताया करते थे। दिल्ली विश्वविद्यालय में, आपको बता दूं, यहाँ पे दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते भी हैं पत्रकारिता के छात्रों को प्रभाकर जी। तो एक इनकी जो इमेज नहीं कहेंगे, भूमिका है, वो भूमिका है शिक्षक की भी। पहले सवाल पूछने पे हम सब की पीढ़ी के लोग जवाब देते थे, क्या बनना चाहते हो? क्लास में याद होगा अरविंद मोहन जी, गोविंद सिंह, आनंद प्रधान, वर्तिकानंद, तमाम लोग थे। तो अब के जो बच्चे हैं, उन बच्चों से पूछा जाता है तो वो इन्फ्लुएंसर बनना चाहते, और वो किसी पत्रकारिता संस्थान की भी जरूरत उन्हें महसूस नहीं होती, और उन्हें लगता है कि हम तो बन जाएंगे। और अब जो वो पत्रकार, वो एंकर वाली छवि उनके दिमाग में कुछ नहीं, उन्हें पता है कि इन्फ्लुएंसर बनने से नाम भी होगा, पैसा भी आएगा, अपनी बात भी कह पाएंगे, और एक अलग ही दुनिया बसा लेंगे चाहेंगे। तो ये तो बदल गई सारी। ये मैं जब पहले कहा इस बात को कि जब आप आए थे, हम आए थे, उस समय पत्रकारिता का मौसम बहुत बढ़िया था। हम उस तरह की तैयारी करके नहीं आए थे, हम छाता लेकर नहीं आए थे, हम बरसाती चप्पल और बरसाती जूता पहन कर नहीं आए थे, हम लेदर के शूज पहन कर चले आए थे, और
हमें लगता था कि सब ठीक है, बाहर निकले अचानक से बारिश आई, भीग गए, कपड़ा खराब हो गया, आपके चमड़े का जूता खराब हो गया। ये जो पीढ़ी है ना, ये इस मामले में इस लिहाज से ब्लेस्ड है, इसे पता है मौसम खराब है, सीट की पेटी बांध कर निकल रहे हैं वो बरसाती, उसमें उन्हें पता है सड़क पे पानी लगना है, पत्रकारिता की सड़क गीली है, उबड़ खाबड़ है, तो उसके हिसाब से तैयारी करके आ रहे हैं, छाता भी लेके आ रहे हैं, वेंटिलेटर भी बन के आ रहे हैं, वो तैयार है, उनको पता है कि उन्हें क्या करना है। आपको पता नहीं था। हम क्रस्ट, हम वो लोग हैं, पत्रकारिता की हम उस पीढ़ी के लोग हैं जिन्हें पता नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। धोखा हुआ हमारे साथ बॉस, धोखा बेशक हो। हमारे साथ धोखा हुआ है कि हमने जिनको खुदा माना पत्रकारिता का, जिसको देख कर आए और जिस पत्रकारिता को इतनी खूबसूरत प्रोफेशन समझ करके आए थे, और हमें लगा था कि हम तो कुछ करने जा रहे हैं, कुछ ऐसा चीज, यहां आने के बाद तो धीरे धीरे चीजें ऐसी बदली कि आज के समय में जो मैं कह रहा था कि हम कहीं जाते हैं और 5 लोगों के बीच में, 8 लोगों के बीच में सब लोग बताते हैं, हम भी पहले बताते थे, आज हम पहले होस्ट से कहते हैं बताना मत, ये मत बताना कि पत्रकार है। ये बड़ा फर्क है 2 दशक का। ये मत बताना, मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूं कि मैं पहले कहता हूं होस्ट को कि बताना मत। पता है क्यों? कि हमारे जो पत्रकारिता के खुदा थे, उनके सारे गुनाहों का हिसाब उस दिन मुझसे लिया जाएगा। अच्छा ये बताओ, कराची में चढ़ाई हो गई थी, कैसे हुई? अरे हमने नहीं किया था। ये बताओ, तुम गोदी गोदी कहते थे उस समय तो हमने नहीं किया। ये बताओ, वो रुपये में चिप वाला मसला मैंने नहीं किया था। तो ये इस पूरे प्रोफेशन के बड़े लोगों ने, स्टाफ ने जो गुनाह किया पत्रकारिता के पुरोधाओं ने, उसका हिसाब मुझसे लोग मांगेंगे। तो हम कहते हैं भैया बताना मत, एक एहसान करना, मत बताना कि हम पत्रकार हैं। और ऐसी जगहों पर अमूमन मैं तो जाने से बचता। आप बचेंगे, लेकिन दुनिया का हाल व्यक्ति बच नहीं सकता। एक चीज मैं ये कह रहा था कि पहले के दौर में हमने जिन्हें देखा, और उस वजह से पत्रकारिता की एक छवि अपने दिमाग में आई कि पत्रकार ऐसे होते हैं। हमने देखा, अपने दूरदर्शन ही उस समय था, और हमने देखा उस समय जो राजनीतिक बहस भी चुनाव के समय चला करती थी, वो कम से कम सहज थी, बहुत ही सदी हुई थी। तमाम दल के नेता भी, मैं तो कहूँगा कि ज़्यादा मैच्योर दिखते थे। आज जो कुछ चल रहा है, मुझे लगता है कि दुनिया में भारत एक ऐसा देश होगा जहाँ पे हिंदी पत्रकारिता की मैं बात कर रहा हूँ, अंग्रेजी में भी वही हाल दिखता है अमूमन। वहां पे जिस तरह की बहस चल रही है और जितना शोर चल रहा है, क्या दुनिया में और कोई न्यूज रूम नहीं है जहां पे एक दूसरे को लेकर वैसे चुन चुन कर प्रवक्ताओं को लाया जा रहा है? टीवी डिबेट की धारा ही वही है। ठीक है, आप एक पक्ष ही कर रहे हो या दूसरे पक्ष की ही बातें रख रहे हो, तो क्या वहां पे इस तरह का स्तर जो देख रहे हैं, आगे आने वाली पीढ़ी फिर कैसी आएगी? आप जो देख के आए थे और अभी जो लोग देख रहे हैं हम सबको, कैसी पीढ़ी आएगी आगे? पहले जो हम गेस्ट डिबेट में किसका इंटरव्यू करना है, बड़ा सेलेक्टिवली करते, बहुत सेलेक्टिव करते थे कि ये कितना इस सब्जेक्ट से में इसका कितना ज्ञान है, ये क्वालिफाइड है कि नहीं इस बात के बोलने के लिए। अभी पता है क्या अभी क्वालिफिकेशन क्या है? अभी क्वालिफिकेशन ये है कि आपके चैनल का जो गेस्ट कोऑर्डिनेटर है उसे जानता है, और वो कितना न्यूसेंस क्रिएट कर सकता है, इसकी योग्यता बस इतनी है। और किसी फ्रिक्वेंसी बताए, बस इतनी सी बात है। और फिर एक बात और कहता, मुझे याद है इसमें भी वो साल आएगा कि एक बार मैं लाइव कर रहा था, और मेरे उन दिनों संदीप चौधरी हमारे एंकर थे, उन्होंने स्टूडियो से मुझसे एक सवाल पूछा। दिन में था, सुप्रीम कोर्ट की कोई खबर थी, और उन्होंने कोई संवैधानिक मसला था, तो उन्होंने मेरे से सवाल पूछा कि मैं कुछ अपना ज्ञान दिया, और उन्होंने कहा प्रभाकर आपने तो बता दें, एक बात बताइए कि इसमें एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, उनकी क्या राय है? तो मैंने कहा कौन वाले एक्सपर्ट? तो वो कहे कि मैं समझा नहीं, वो समझ तो गए थे। तो हमने कहा कि एक वो दौर था जब हम जाते थे लोगों से बात करने, बेसिकली मैं कोर्ट और संविधान की बातें करता हूँ, तो मैं कभी कभी संविधान लिस्टर्बियों के पास जाता था, तो मैं कहता था कि सर ये कन्फ्यूजन है, ये दिक्कत है, इसमें क्या स्थिति है, संविधान क्या कहता है? तो पहले के एक्सपर्ट बताते थे कि संविधान का अनुच्छेद ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद इस अनुच्छेद का मतलब ये बदल गया, और वहीं पर बात खत्म हो जाती थी, और फिर हम उसके आधार पर अपना पैकेज बनाते थे, अपनी रिपोर्ट तैयार करते थे। अभी चीजें बदल गई हैं, हम जाते हैं, पूछते हैं कि सर इसमें ये घटना है, ये खबर है, इसमें संविधान क्या कहता है?
तो वो कहते हैं कि संविधान तो ये कहता है, लेकिन मेरी राय में संविधान को छोड़ो, ये होना चाहिए। दूसरी तरफ जाओ तो वो भी कहता है, तो उसके लिए संविधान की बातें गौण हो गई। वो अपना इंपोजिशन, अपने थॉट्स को, तो हमने कहा कि एक्सपर्ट बदल गए, एक्सपर्ट बदल गए, कुछ उधर के हो गए, कुछ इधर के हो गए। लीगल एक्सपर्ट भी। हाँ, डिफेंस एक्सपर्ट, आर्थिक मामलों की जानकारी। कई बार एक्सपर्ट, कई विशेषज्ञ दिखते हैं अलग अलग। कोई डिफेंस पे वही व्यक्ति बोल रहा होता है, वही व्यक्ति कई बार इस संक्रमण ये मुझे नजर आया। मैं बता देता हूँ। फिर फिल्म सिटी में एक दर्जन कृषि विशेषज्ञ भी बन जाते। फिल्म सिटी में 1 दर्जन से ज्यादा चैनल्स हैं। कभी बार मैं ऐसे ही बोला भी था, कभी एक आदमी एक चैनल से निकलता है, वहां पर कुछ और डिस्कशन हो रहा है किसी और सब्जेक्ट को, वो आदमी वहां एक्सपर्ट के तौर पर गया है, और ठीक बगल वाले बिल्डिंग में दूसरे चैनल है, 1 घंटे बाद वहां होना है, वो आदमी तुरंत वहां आता है और दूसरे सब्जेक्ट विषय बोलना शुरू करता है, और बोल रहा है अपना, सुनने वाला सुन रहा है। राष्ट्रीय स्तर के चैनल के विशेषज्ञ हैं। हाँ, और बस पहले क्या होता था ना कि पहले कोई गेस्ट आया बोलते हुए तो उसको सुना जाता था, और हमारे जो एडिटर होते हैं वो सुनते थे, ये क्या बोल रहा है, कैसा बोल रहा है। अभी वो सुनता ही नहीं, उसको कोई मतलब ही नहीं। पहले वो सुनता था कि नहीं, इसको आगे से नहीं बुलाएंगे, इसलिए कि इनका ज्ञान कम है, आर्थिक मामलों पे नहीं अच्छा बोल रहे, लेकिन उसका मतलब ही नहीं है। बस इतना ही है कि वो सामने वाले को कितना जलील कर सकता है, या दूसरे वाले ने कितना जलील किया तो कितना बर्दाश्त कर पा रहा, या दोनों को हम वर्सेस लड़ाते हैं तो कितना मजा आने वाला है हमारे दर्शकों को। उससे क्या हो रहा है कि तमाशा बन रहा है, और ये इसके लिए मुझे लगता है कि कोई और जिम्मेवार नहीं है, इंडस्ट्री जिम्मेवार, हम सब जिम्मेदार, हम सब चीज। क्योंकि वो वैसी स्थितियों में हम सब ने भी काम किया है। हाँ, वो कह सकते हैं कि कुछ ऐसा नहीं किया कि लोग इसी बात पर एक और बात कर रहा हूं। एक एंकर को, एक बड़े एंकर, स्टार एंकर के, उन्होंने कुछ बहुत ही मतलब ऐसा वो किया था, हिंदू मुस्लिम बड़ी बुरा सा एक ट्वीट किया था। तो उस पर एक जो अपने जमाने के बड़े पत्रकार होते थे, संपादक होते थे, उन्होंने उनके ट्वीट पर टिप्पणी की कि क्या है, ये क्या कर रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे लोग एंकर बन गए हैं ऐसे। तो मुझे याद था कि वो उनको एंकर के तौर पर स्थापित करने में उन्हीं की भूमिका थी। मैंने नीचे लिखा कि नाम बताऊं क्या, मुझे मुकेश कुमार नजर आ रहे हैं। नहीं, किसका नाम लो ना कि मैं नहीं, वो लिखिए, मैं नाम नहीं, उनका नाम जहाँ, और मुझे आप लेकिन बहुत बड़े क्रांतिकारी, बाद में बहुत बड़े अपने आप को क्रांतिकारी पत्रकार वो कहते हैं, फिल्म मेकर बनने के बाद में, हम नाम नहीं लेंगे। तो मैंने कहा कि सर लेकिन इनके तो गुरु आप ही रहे। तो उन्होंने कहा कि इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, गलती हुई है। हमने कहा तो ठीक है, आपकी गलती या आप लोगों की गलती, मेरा पूरा समाज भुगत रहा है, लेकिन ये पेशा भुगत रहा है जिन लोगों ने भी उसको आगे बढ़ाया, और जिन स्वनाम धन्य लोगों ने, और कह सकते हैं कि नव बौद्धिकतावादी जो लोग हैं, बड़े चेहरे हैं, सबका नाम लेने की जरूरत नहीं, दर्शक काफी परिपक्व है आज के जमाने में, उन्होंने उन्हें संपादक बनाया, और उसके बाद संपादक तो सालों चला उनका, और ऐसी पत्रकारिता चली कि मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, बहुत दिलचस्प है, मुझे भी शर्म सी महसूस हुई थी। मेरा एक दोस्त उस चैनल में काम करता रहा, किसी दोस्त के बच्चे की जन्मदिन की पार्टी में हम सब शामिल हुए थे। तो परिचय के दौरान मैंने उनका परिचय कराया और कहा कि ये फला टीवी चैनल में, राष्ट्रीय टीवी चैनल में काम करते हैं। परिचय के दौरान तो वहाँ पे एक महिला भी मौजूद थी, आस पड़ोस की महिलाएं थी, तो वो मौजूद थी उनमें से। जब हम सब निकलने लगे तो उन्होंने कहा कि भैया 1 मिनट आना। तो हम सब ने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि 1 मिनट बालकनी में आइए। तो बालकनी में गए, और उन्होंने कहा कि सामने जो देख रहे हैं ना, ये नीम का पेड़, और उसके उस तरफ हमारी बालकनी है। उन्होंने कहा जी आपकी बालकनी? जी भैया, यहाँ पे कौवा आता है, और हर दिन सुबह के इतने बजे आता है, और आप अगर कैमरा लेके आओगे तो आप ये देखोगे कि वो कौवा बिल्कुल सिर पे आके चोंच मार के भाग जाता है, और हर दिन होता है, वो डरता नहीं। अगर आप इसे अच्छे से न्यूज बना दोगे ना तो बहुत लोग देखेंगे। तो ये एक राष्ट्रीय स्तर के चैनल की छवि होती है, उदाहरण नंबर 1। दूसरा उदाहरण, उसी दौरान 2012 में कहा जा रहा था कि दुनिया पलट जाएगी, महाप्रलय, हर जगह महाप्रलय के वही टीवी शॉर्ट्स, किसी फिल्म के शॉर्ट्स को उठा के मोन्टाज बना, कुछ चीज़ें चल रही थी। तो मेरे लैंडलॉर्ड ने, मैं वहाँ पे किराए पर था, उन्होंने घुसते ही पूछा, बेटा रुको रुको, पहले पानी पियो, बैठो, तुम्हें क्या इस साल दुनिया खत्म हो जाएगी? तो मैंने पूछा क्यों? तो अरे आप सबके ही तो टीवी चैनल दिखा रहे हैं, मैंने चांदी का बड़ा चांदनी चौक में कारोबार कर रखा, वैसे बता दो बेटा, अगर सही बात है तो फिर हम सब कुछ सोचेंगे।
तो ये आपकी पत्रकारिता का तब का स्तर है जो आज के समय में नव बौद्धिकतावादी लोग बने हुए हैं। ये इस पर एक बात और जोड़ देता हूँ। एक बात है, उसी समय दुनिया जब उलट रही थी ना, उस समय एक किसी कहीं पर एक कोई रिपोर्ट छपी थी, उसका कोई टाइम नहीं था या बाइलाइन नहीं थी, लेकिन उन्हें कहा गया कि भाई किसी चैनल में पुरानी बात हो गई, अभी इस चैनल में पुरानी बात हो गई, तो एक्सपर्ट भी का मसला भी है इसमें। तो उन्होंने कहा कि इस पर ना किसी एक्सपर्ट की बात चाहिए, दुनिया उलटने वाली थी, पलटने वाली थी, खत्म होने वाली थी। तो मैंने कहा कि कौन बोलेगा इस पर। फिर ढूंढते ढूंढते दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर साइंटिस्ट तो उनके पास में पहुंच गया। अच्छा, वो जेंडर वो ओरिजिनल वाले एक्सपर्ट थे। तुमने कहा कहाँ छपी है रिपोर्ट? हमने कहा लेकिन है कहाँ की, हिंदी में ट्रांसलेटेड तो ऐसे भी कहाँ की? हमने कहा पता नहीं सर, ऑफिस ने कहा है। अच्छा, मेरी तैयारी नहीं थी, मुझे मैं तो कोई बाइट लेने गया था, हमने बात करने पे कहा यार इसे क्या चलाते हो आप लोग? तो हमने कहा मेरे संपादक नहीं समझेंगे। तुमने कहा मेरे से बात करा। तो मैं उस समय वही वाला दौर था जब मैं नया नया आया था। तो मैंने कहा अच्छा है, मैंने संपादक को फोन लगा दिया। मैंने संपादक को कहा कि सर फलां के पास आया हूँ मैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब। तो उन्होंने कहा कि संपादक से, उधर संपादक ने डांट के आप फोन रखो, आज के बाद मुझे फोन मत करना, तुम छोड़ दो। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप छोड़ दीजिए, हम कर लेंगे। उस साइंटिस्ट ने मुझे जो सुनाना था सुना दिया, इंडस्ट्री के मीडिया के बारे में और उसके बारे में। बाद में मैं ऑफिस आया तो पता चला कि उस समय जो रेडीमेड वो होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, एक रेडीमेड साइंटिस्ट जिन्हें टीवी चैनल्स ने बनाया है, उनकी उस पर बाइट आ गई थी। उन्होंने अपना फोटो बंद करके और बढ़िया से उन्होंने बाइट दे दिया था और स्टोरी चली। ऐसे रेडीमेड बैठे रहते हैं हर जगह। और मुझे लगता है कि आपकी उस पोस्टरिंग के बाद आपके उस संपादक ने शायद ही आपको कभी ऐसा असाइनमेंट भिजवाया। वही छोड़ देना पड़ा वहां पे नौकरी। कुछ ही दिन में मैं नौकरी छोड़ दी, हमने कहा हमसे ना हो पाया सब। एक चीज मुझे और भी याद है, शायद आपको याद हो, एक न्यूज चैनल में, राष्ट्रीय न्यूज चैनल में मैं नौकरी के लिए गया। वहां से कहा गया था आके रिटेन को स्क्रिप्ट लिख दो, शायद आप मौजूद थे वहाँ, खैर याद हो ना हो। वहाँ पे मुझे कहा गया, हिना रब्बानी खार की मुझे बातें याद आ रही हैं, और वहाँ पे बेनज़ीर भुट्टो के लाडले की बात थी, कुछ चल रहा था, इस तरह की खबरें आ रही थी। उन्होंने कहा कि ये कोई ऐसे लव अफेयर जैसी ऐसी बात है, मुझे याद है जहाँ तक कि रब्बानी खा रही थी, तो आप इस पे एक 8 मिनट की स्क्रिप्ट लिखते हैं। आप मेरे लिए बहुत असहज स्थिति थी। खैर, एक पत्रकार के नाते हर विषय को छूना होता है। मैंने उसे लिखा। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, ऐसा होता है कि ये लाइन अगर यहाँ से शुरू करते, ये सबसे धमाकेदार लाइन है, ये थोड़ा कुछ प्यार मोहब्बत वाली बात शुरू से आ रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो आपने भी देखा वो दौर, हमने भी देखा। लेकिन मनोहर कहानियों वाले संपादक की बात कर रहे हैं। एक संपादक ने तो इंटरव्यू के दौरान भी पूछा कि मनोहर कहानी, आजकल मनोहर कहानियां टाइप बेटर लिखना होता है। खैर, काफी लोग मैं बोलता हूँ मनोहर कहानियां संपादक। आप मनोहर कहानियां संपादक कहते हैं, लेकिन वो उस धारा के ही दिग्गज आजकल हैं जो आज बता रहे हैं कि पत्रकार में साहस नहीं है, पत्रकार में। ठीक है, आपने अच्छा साहस दिखाया था। सरकार के खिलाफ बोलना हमेशा एक पत्रकार का नैतिक दायित्व होता है। मैं तो कहूंगा ये साहस भी नहीं है, ये तो पहला कर्तव्य है आपका। सरकार कोई भी हो, अच्छे से रगड़ो उसको, विपक्ष है उसको स्पेस दो। पहले आपको याद है कि हर चीज में कहा जाता था कि बैलेंसवादी लोग संतुलनवादी थे, पहले कोई भी विचारधारा उनका भी पक्ष लो, उनका भी पक्ष लो और साथ में रिपोर्ट बना के दो। अभी कोई पक्ष ही नहीं रह गया है। अभी एक तरफ भक्त की बात करते हैं आप, सरकार के समर्थन में, कोई दूसरे को मूविंग बता दिया जाता है। ऐसी धारा में कैसे आगे जाएगी चीजें, और जा रही है। जो ये बैलेंस वाली बात है, और ऐसे समय में वो लोग ज्यादा बोल रहे हैं जिन महान संपादकों की हमने चर्चा कर ली है, जिन्होंने अपनी भारत है। आपने जैसे आपने बात कही ना महान संपादकों की बात करें, तो मैं बात कर लेता हूँ। मुझे कुछ याद आ गया अचानक से। मैं ट्विटर पे लिखते रहता और अपने ट्रोल होते रहते खूब होता हूँ। सर बोलने की आदत है। यूजीसी वाला मामला आया था, यूजीसी रेगुलेशन में पूरा देश बटा हुआ है, 2 हिस्से में बटा। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया, उसके बाद ही बहस आ रही है। मैं एक चीज देखा कि जो बड़े क्रांतिकारी पत्रकार हैं, स्वतंत्र पत्रकार, क्रांतिकारी पत्रकार, जो हर मसले पर बोलते हैं, मतलब वो हर मसले, मतलब हर मसले पर, चिंचबोकली से लेकर के और चित्तौड़गढ़ तक कोई खबर हो, उस पर सरकार जहां मतलब बोलेंगे। तुमने कहा ऐसे मसले पर सब, जिस मसले को सब लोग बोल रहे हैं, इस मसले पर पक्ष में नहीं बोलना है, विपक्ष में बोलो, विपक्ष में बोलना, पक्ष में बोलो तो सही, और नहीं कुछ बोलना है तो कहो, तो इतना तो बता दो कि यूजीसी रेगुलेशन में है क्या, जिसको लेके इतना बवाल कटा हुआ है। 3 दिन तक मैं उनका
यूट्यूब ढूंढता रहा। जब मुझे नहीं मिला तो मैंने लिखा कि 4 बड़े पत्रकारों। तो मुझे कल कोई मिला, कहा भैया 4 क्यों कह रहे थे। हमने कहा 4 ही को मैं ढूंढ पाया यार, मैं कितना ढूंढता। कहे नहीं, मैं 3 और नाम जोड़ रहा हूं। तो पता चला, मैंने कहा ये सुविधा है भाई साहब। आपको डर लगता है कि अगर हमने यूजीसी पे बोल दिया, तथ्यों के आधार पे बात करने में दिक्कत क्या है? दिक्कत है। अगर आपको जातिवाद का आप पर लगता है तो लगने दो। नहीं नहीं, अब ये जो हिम्मत नहीं है आप में, फिर आप अपने आप को पत्रकार कह रहे हैं। ऐसे लगता है कि उनका वोटर खराब हो जाएगा। नेतागिरी कर रहे हो भाई साहब। उन्होंने एक कंस्टिट्यूंसी होती है ना प्रत्येक नेता की, उसी तरह से ऐसे स्वतंत्र पत्रकारों की ये कंस्टिट्यूंसी है। उनके चाहने वाले, बड़ी बात है उनके चाहने वाले वोटर्स, उन्हें लगता है कि कोई ऐसी बात मत बोलो कि सब्सक्राइबर भाग जाए। और भाग जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। और हमारा समाज इतना बटा हुआ है कि सबको सच सुनना है, लेकिन कौन वाला सच? अपनी सुविधा, उनके हिसाब का सच। सबको सच सुनना है। सब कहते हैं सच नहीं बोलते हो, सब सच नहीं बोलते हो, बोलते नहीं हो, सच नहीं बोलते हो। लेकिन पता है कौन सच सुनना चाहते हैं? उनके हिस्से का सच। जैसे आपने वो सच बोल दिया जो उन्हें पसंद नहीं आया, फिर आप खारिज कर दिए गए, फिर आपका जाग। मैंने तो देखा कि सरकार के समर्थक भी सरकार को एक झटके में बड़े नेताओं को खारिज करने लगे, तब भी कई पत्रकार जड़वत बने रहे। मैं एक बात कहता हूं कि यूजीसी के जो रेगुलेशन 2026 में बात करो, 13 जनवरी को आप अपलोड करते हैं और जो कुछ है दुनिया देखती है उसमें। मैंने खुद जब पढ़ा तो हैरान रह गया। मैंने तो अंग्रेजी हिंदी में अलग अलग शब्द देखे। मैं हैरान रह गया कि एक रेगुलेशन का अनुवाद तक भी हिंदी में हूबहू शब्द नहीं डाला जा रहा। ये तो अलग मसला है। मैं लेकिन बार बार उठाता हूं क्योंकि अगर हिंदी प्रदेश में कोई हिंदी पढ़ने वाला उस एक्ट के मुताबिक काम करेगा, कोई अंग्रेजी पढ़ने वाला तो अलग दिशा में जाएगा। खैर, उसमें जिस तरह की बातें थी कि आप SC ST OBC की बात करते हो, तो जो बचा हुआ वर्ग है वो वर्ग कौन बचा हुआ है? तो सीधे सीधे कहा गया कि वो जनरल क्लास के बच्चे बचते हैं या फिर बाकी जो स्टाफ होते हैं वो बचते हैं। तो ये बात कहने में क्या दिक्कत थी लोगों को कि पेनल्टी नहीं लगा रहे हो आप? जो संवैधानिक कहते हैं कि उपचार का नियम होता है, आप पे कोई आरोप लगता है तो आप उसके लिए वो कर दो, कोई चीज नहीं थी। ये चीजें आई कैसे? आपको क्या लगता है कि जो संवैधानिक जानकार है, सुप्रीम कोर्ट आप लगातार न्यूज 24 की तरफ से कवर करते हैं, क्या सुनने में मिला आपको? हुआ क्या था इस मामले में? मैंने कहा और अभी भी कह रहा हूं कि एक सामान्य मेधा का व्यक्ति ही, जिसे संविधान की थोड़ी सी जानकारी है, जिसे अनुच्छेद 14-15 थोड़ा सा जानता है, उसे भी जब वो पढ़ा होगा तो उसे लगा होगा कि ये तो नेचुरल जस्टिस नहीं, ये कानून में टिकेगा ही नहीं। इसलिए कि कोई कानून बनता है उसको तो आप देखते हैं कि मतलब बेसिक कंसेप्ट है कि कोई कानून बनता है तो वो फंडामेंटल राइट की कसौटी पर कहीं खरा उतरता है या नहीं, संविधान सम्मत है या नहीं, समानता। हाँ, तो वहां पर है या नहीं। तो उसने कहा कि पहला क्राइटेरिया है समानता, उसमें ये फेल हो रहा है। अब इतनी सी बात में हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो ऑब्जर्वेशन आए थे बड़े स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन थे। तो यहां तक उन्होंने कहा कि दखल नहीं देते तो समाज बढ़ जाता। और हालांकि कोर्ट ने अपने स्तर पर रोकने की कोशिश किया है, लेकिन बटा है समाज तो बहुत बुरी तरह बढ़ गया है। लेकिन जो हम बात कह रहे थे कि जो उनके जो मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, जो उनके फॉलोअर हैं, जो उन्हें वो इंतजार कर रहे होंगे ना कुछ तो बोले कि कुछ तो बोले। अब वो सामने वाले भाई साहब के साथ क्या दिक्कत है, यार मैं बोलूंगा तो ये अगर कुछ गलत बोल दिया जो उसे चुभ गई बात, मैं अपने हिसाब से सच बोला और वो सच उसको। मैं तो एक खास पत्रकार महोदय को देख रहा था, नाम लेके मत पूछिएगा चलो लोग समझ जाएंगे। वो शरबत लेके चले आए एक दिन, एक बाबा जी ने बोल दिया किसी शरबत के बारे में, जिहादी शरबत। तो शरबत की बोतल उठा के ले आए, बाकायदा टेबल पे रखी और समझाया कि अरे ये तो पूजा पाठ सब चीज में इस्तेमाल होता है। वो अपनी तरफ से वो बात काट रहे थे बाबा की, और बाबा की तो अच्छे से धज्जियां उड़ाई। खैर, बाबा जी ने जो बात बोली थी वो असहज करने वाली थी, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। बाद में वो फैक्ट्री चले गए और वहां से रिपोर्ट बनाई, बताया, दिखाया। मुझे ऐसा लगा कि खास वर्ग के सब्सक्राइबर को, हो सकता है मैं गलत हूं, ये एक प्रभावित करने की कोशिश है या प्यार जीतने की कोशिश है। ऐसे मसले पे उस तरह की जो मुखरता दिखनी चाहिए थी, इस मसले पे मैंने नहीं देखा कि उस तरह की मुखरता नजर आए। मैंने कहा कि प्रत्येक ये मेन स्ट्रीम मीडिया, टीवी, ये कहते हैं कि टीआरपी के दबाव में कंप्रोमाइज हो गया। मेन स्ट्रीम की बात कही जाती है। हाँ,
ये जो स्वतंत्र मीडिया जिससे हम बड़ी उम्मीदें करते थे, हमारे लोग उम्मीद करते हैं, डिजिटल मीडिया खास डिजिटल मीडिया, और मुझे लगता है, और मैं भी इसका बड़े मतलब पैरोकार रहा हूं कि भाई मेन स्ट्रीम मीडिया ने तय कर दिया कि नहीं दिखाना है तो नहीं दिखाना है, खबरों को डाउन प्ले कर देना है तो कर देना है, तो कुछ तो बातें होनी चाहिए जहां पर इस तरह का कोई रोक टोक नहीं हो। तो बड़ी उम्मीदें थी। दिक्कत क्या हुई कि जिनसे उम्मीदें थी, जिस जिस माध्यम से उम्मीदें थी, उस माध्यम पर वो चले गए, जाकर बैठ गए जो जीवन भर कंप्रोमाइज थे। मैं वही पूछ रहा हूँ कि जो दिग्गज पत्रकार थे अपने समय में, उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया में जो काम किया, टीवी मीडिया में, डिजिटल में भी तो बहुत ज्यादा वो दिमाग तो लगा ही रहे हैं। अपना जो दिमाग है वो कहाँ लेकर जाएंगे? और वो दिमाग लगता है वो दिख रहा है। ये मैं अगर आप बड़े मसले मैं पर नहीं कहीं बोलेंगे। बीच में छोड़ के आ गया था, मैं कहीं बीच में छोड़ के आ गया था, मैं फिर लेके आ रहा हूँ, बताइए। और वो समझना जरूरी है। जब मैंने कहा कि पत्रकार जैसे जैसे बड़ा होते जाता है, उसके अंदर की पत्रकारिता छोटी होती जाती है। ये सब बड़े पत्रकार हैं, और पत्रकार बड़ा कैसे होता सो बताता हूं। बड़ा पत्रकार वो होता है जिसकी अपनी एक कंस्टिट्यूएंसी होती है, जिसे कंस्टिट्यूएंसी के खोने का डर होता है। 70 मिलियन 80 मिलियन वाली यस, उसके अलावा जब आपको दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जिसे प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं, जिसे प्रधानमंत्री जानते हैं, जिसे प्रधानमंत्री के मंत्री जानते हैं और राष्ट्रपति भवन में खास डिनर जानते होते हैं, और एक होते हैं जिसे ऑपोजिशन के बड़े नेता जानते हैं। दोनों में अंतर नहीं है। मैं इसी बात का जिक्र कर रहा हूं। दोनों में अंतर नहीं है, रुकिए, अंतर है नहीं है? दोनों में अंतर नहीं है। ये उनको खुश करने में लगा हुआ है, और तुम उसके खुश करने में लगे हुए। वो उनको खुश इसलिए कर रहा है कि उन्हें कुछ मिल रहा है। ऑब्वियस है कि सरकार है, सत्ता है, सिस्टम है, आप कुछ ना कुछ मिल रहा है। और दूसरे वाले, एक तो कंस्टिट्यूएंसी, एक वैक्यूम बना हुआ है, एक तो आप बन गए सबसे स्वतंत्र, पत्रकारिता का बीड़ा उठाए हुए, तो एक ही सम्मान मिलता है समाज के नजर में, और दूसरा लोकतंत्र है ना, सरकारें तो बदलती रहती है। ये सरकार चाहेगी, वो आएगी तो हम राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे, सत्सम्मान पहुंचेंगे, डिनर हम भी करेंगे, जहाज में भी घूमेंगे हम मंत्रियों के। हाँ, तो ये जो है, ये सच्चाई है, दोनों तरफ से हो रहा है। ये जो रवीश कुमार ने कहा मोदी मीडिया, अबे रवीश कुमार क्या बात लेके आ? नहीं, आपने नाम ले लिया है तो सुनिए। रवीश जी, या मैं नाम ही ले रहा, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी। मैं तो कई बार पुण्य प्रसून जी को याद करता हूं और उनके थंबनेल्स देखता हूं उनके चैनल का, तो मुझे कई बार सरकार गिरा रहा है क्या? मैं हैरान रह रहता हूँ कि ऐसी खबरें उनके पास कहाँ से आती। कई बार उन पर सवाल भी उठाए गए, लेकिन बदस्तूर उस तरह की चीजें आना मतलब जारी एक तरह से। मैं रवीश जी का सम्मान करता हूँ, मैं भी उनका दर्शक रहा हूँ, मैं भी करता हूँ। सम्मान सबके लिए। देखिए, आलोचना अपनों की करनी ही पड़ेगी, आप कोई भी रहो। और मुझे नजर आता है कि आप एक ही पक्ष में नहीं जाते रवीश जी, आपको नहीं लगता है? और ये जो गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, मुझे याद है, मैं यहाँ पे प्रभाकर एक चीज का जिक्र करना चाहूंगा। मैं साउथ कैंपस दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था, और इस बीच मैंने आईएमसी का एग्जाम दिया था। उसके ग्रुप डिस्कशन में मैं पहुंचा, और वहां पे विषय तय किया गया भगवाकरण। देश के सुनामधन्य पत्रकार थे उस पैनल में, जो जजमेंट के लिए बैठे थे, वहां मौजूद थे, जिन्होंने कहा था विषय तय करो। और विषय ये 2004 की बात थी, और अटल जी की सरकार तब तक तो थी। और वहां पे विषय तय हुआ भगवाकरण। टेक्स्ट बुक्स को लेकर कहा जा रहा था आप खास विचारधारा थोप रहे हैं। और उस बहस के दौरान अलग अलग लोग पक्ष रख रहे थे। मैंने के.एस. सुदर्शन को कोट किया था, सर संचालक पूर्व जो थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। तो वो स्वनामधन्य जो पत्रकार महोदय थे, वो अपने सोफे से उठ के मेरे पीछे इस तरह से आए कि लगा कि अब तमाचा चेहरे पे पड़ा तो पड़ा। उन्होंने कहा कि एक विचार परिवार की आप बात करते हो, कोई इतिहासकार है क्या? मैंने कहा कि जब आप दो विचार परिवारों की बात यहाँ दिख रही कि सरकार आती है तो अपने टेक्स्ट बुक में बात लाती है, कोई जाट लुटेरे थे ऐसा लिखती है तो कोई उसमें परिवर्तन करती है, इस तरह की चीजें करती है। तो दोनों के पक्ष को देखा जाए, दोनों के विचार परिवार में जो लोग का भी बयान है, एक पत्रकार के नाते तो चर्चा करूंगा। तो उन्होंने ऐसी परिस्थिति दिखाई कि वहां पे 4 और पैनल में लोग मौजूद थे, उन्हें पकड़ के उठा के ले जाके अपनी सीट पर ले गए और पानी पिला के बिठाया। वो बहुत ही बड़े व्यंग्यकार भी थे, और एक राष्ट्रीय समूह की हिंदी पत्रिका के, हिंदी अखबार के प्रधान संपादक थे, जो चिट फंड में बहुत बड़ी कंपनी थी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब नहीं है दुनिया में, तो मैं ज्यादा उनका नाम नहीं लूंगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको इतनी असहजता, इतनी असहिष्णुता होती थी, तब भगवाकरण शब्द आप ही रखते थे नाम, और उस पर चर्चा सुनकर किसी एक का उदाहरण दे दे। तो अब की जो परिस्थिति आ चुकी है, अब की परिस्थिति भी बहुत ज्यादा, मुझे अगर मैं याद करूं 2004 को, तो मुझे बहुत ज्यादा बदलाव नहीं दिखता, रंग बस अलग दिखते हैं। तो ये कहना कि नहीं, बदलाव अभी चीजें कैसे बदलाव है। आप ही ने कहा
कि आप जब आए थे तो आपने देखा कि कोई रिपोर्ट बनाते थे हम, तो हम कहते थे कि दोनों पक्ष लाओ, और हम लाते थे, कोशिश करते थे कि उसे, ये तब होता है जब दोनों ऐसे ही हो। अभी चीजें पता है क्या बदली है? अभी बदली है कि एक तरफ बहुत शोर है, बहुत लाउड म्यूजिक बज रहा है, और दूसरी तरफ आवाज एकदम नहीं है। तो यहां पर बैलेंस करने की गुंजाइश नहीं है। मानता हूं इस बात। यहां पर आपको चिल्लाना पड़ेगा, ढूंढो, कोई मिलेगा ही नहीं। आपने कहा, आप पहले आप मिलेगा क्यों नहीं? मैं ये कह रहा हूं कि अभी भी कई चेहरे तो हैं सरकार के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। आप जिसको कह रहे हैं कि बहुत चेहरे हैं, और ये आप कभी किसी मुगालते में मत रहिएगा कि सरकार के खिलाफ बोलते हैं कुछ चेहरे। कुछ चेहरे तो ऐसे भी हैं कि सरकार के खिलाफ बोलते हैं, सरकार की सहूलियत से बोलते हैं। सरकार की सहूलियत से सरकार के, ताकि आप समझें, आप जाने कि सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। किसी बुलावे में मत रहिए। सरकार के खिलाफ बोलने वाले भी सरकार की सहूलियत से बोलते हैं। इस मसले पर बोलो। जब ट्रेन चल रही बहुत स्पीड में और आग लग जाए पिछले डब्बे में, पहले में, दूसरे में, तो डिब्बे को धीरे धीरे काटा जाता है इंजन तक। इस काटने की प्रक्रिया को आप मत समझिए, ये काटने की प्रक्रिया को समझिए, बड़ी स्मार्टली काटा जा रहा है, बड़ी स्मार्टली डिफेंड किया जाता है। पहले डब्बे को, पीछे वाले डब्बे को काटा, दूसरे डब्बे को काटा, तीसरे डब्बे को काटा, इंजन सुरक्षित। ये विरोध जो है ना, विरोध पिछले डब्बे का, ये काटने की जो बात मैं कर रहा हूं संकेत में, पिछले डब्बे का विरोध, पिछले के लिए दूसरे इंजन को बचा। तो आप यूजीसी में देख लीजिए, आप यूजीसी में देख लीजिए, जितने जो इस सरकार के समर्थक थे, मोस्टली जितने बड़े इन्फ्लुएंसर थे, सब लोग खुल के बोल रहे थे सरकार के खिलाफ। मैं वही पूछ रहा हूं। अब आगे बता रहा हूं, खूब बोल रहे थे, खुल के बोल रहे थे। उसके बाद जो लोग हर मसले में, हर बात में जो जस्टिफाई करें, वो भी बोलने लगे। राइट, ठीक है। वो इसलिए बोल रहे थे कि जिस मामले में सरकार खुद डिफेंड नहीं करी, उसे बोलना पड़ेगा, तो बोले। अब ये स्वतः हो सकता है, लेकिन एक दौर ये भी आया, आपने नोटिस करेंगे, आप जैसे कहते हैं क्रोनोलॉजी समझिए, तो उसमें देखेंगे आप, एक दौर आया जहां पर आपको ये दिखता है कि फिर आया, खबर आई कि उस कमिटी में जिसने यूजीसी के रेगुलेशन पास किया था, उसमें मेंबर कौन कौन थे। और फिर आपने देखा होगा कि उसमें दिग्विजय सिंह के नाम पर फोकस कर दिया गया। ये स्पॉन्टेनियस नहीं था, ये अनायास नहीं था। कुमार अमीर, इस बात को आप समझिए। तो आपको ये क्या लगता है कि सरकार ने सोचकर एक इस तरह के ड्राफ्ट को पहले जारी किया जिसमें पेनल्टी की बात थी, और बाद में जब वो रेगुलेशन के रूप में आया वो चीज़ नहीं थी, और बाद में उसे आगे बढ़ाया गया, और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जो भी भूमिका होती है, यूजीसी ने इसे अपलोड कर दिया, रेगुलेशन बन गया। तो ये सारी चीजें सोच समझ के आपको लगता है कि पॉलिटिकल रणनीति से स्तर पे हो सकती है कि चलो दोनों को खुश करना है, आपने विरोध किया, हमने पीछे कर लिया, और एक खास वर्ग को भी ये टच दे गया कि चलो भैया हम आपकी भी परवाह करें। आपको लगता है कि ऐसा हुआ है, या फिर होमवर्क की कमी थी? 19 मार्च तक तो बहुत सारी चीजें सामने आएगी। ऐसा नहीं था। क्या हुआ फिर? आधा हिस्सा सोचा समझा था, आधा हिस्सा बिना सिलेबस के बाहर चला गया, तैयारी के बाहर चली गई। मतलब आंख मूंद की चीजें हो गई थी क्या? ये जो चीजें हुई थी भाई, जब ऑपोजिशन कर रहा है 15-85, 15-85, 15-85, तो 15 तो उनके हैं, अपने हैं, और अपने हैं तो हमारे यहां गांव में कहते हैं कि मारेला तब मारेला जुआन खियावेला। अपना है, पति परमेश्वर। लेकिन जो कुछ हुआ उसके बाद डैमेज कंट्रोल हो सकता है उसका? कहाँ जाएंगे वाली बात है। कहां जाएंगे वाली बात है, ये फीलिंग जो है। और इस पर मरहम लगाने के लिए दिग्विजय सिंह नाम टाइप का नाम आया उसमें रविशंकर प्रसाद आ जाएंगे, बेचारा सजेशंस तो कई सारे लोगों के उस स्टैंडिंग कमेटी आ जाएंगे। लेकिन जो आपसे बौद्धिक लोग इस पर बात कहते हैं, क्या उन्हें यह नहीं पता है कि जिस मसले का इतना बड़ा सोशल इंपैक्ट होने वाला है, पॉलिटिकल इंपैक्ट होने वाला है, वो क्या पीएम के बिना संज्ञान में आए, प्रधानमंत्री जी के बिना संज्ञान में आए, ऐसा कोई रेगुलेशन आ सकता है? आपको क्या लगता है? नहीं आ सकता। ये धर्मेंद्र प्रधान ने अपने स्तर पे चीजें, बिल्कुल नहीं। अगर कोई कहता है मतलब ये आकलन, आप ये कोई कहता है कि यूजीसी और धर्मेंद्र प्रधान के मसला था है, तो बस वो समझ लीजिए कि वो खड़ा है सामने कि नहीं, बुधर मत झाको।
तो राजनीतिक गेम प्लान था। आप सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दिन थे जब तारीख लगी, अगली सुनवाई की मार्च की तारीख लगी है, तो सरकार ने डिफेंड नहीं किया, ऐसा शांत थी। मैंने मतलब मैंने बोला भी इसके पहले भी बोला, 20 साल करीब हो गए मुझे उस बड़े गुंबद के नीचे रिपोर्ट करते हुए, और एक सामान्य वकील से ज्यादा 20 साल सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्टिंग कर, हाँ 20 साल, मतलब इनाडू टेलीविजन से लेकर और तक, न्यूज 24, हाँ, और न्यूज नेशन में भी, हाँ, मतलब जहां भी रहा मोस्टली मैं यही काम किया हूं, थोड़ा बहुत किसानों के लिए काम किया तो किया, बाकी यही काम किया। अब पहली बार नहीं हुआ, पार्लियामेंट से पास किए हुए कानून को लेकर के, रेगुलेशन को लेकर, नोटिफिकेशन को लेकर, चाहे वो कांवड़ियों के लिए नोटिफिकेशन हो, कोई सर्कुलर हो, तमाम तरह की चीजें चैलेंज की जाती है। अब इसी से समझिए कि कांवड़ यात्रा में जो नोटिफिकेशन निकाला था उत्तर प्रदेश सरकार ने कि अपने दुकानों पर नाम लिखो, धर्म लिखो, ऐसा लिखो, उसको चैलेंज किया गया था कोर्ट ने कहा ऐसी क्या जरूरत थी, उसको भी सरकार ने डिफेंड किया था सुप्रीम कोर्ट में। तो तमाम अफसर टाइप की रेगुलेशन और नोटिफिकेशन होता है जो होता है, उसको भी मैंने सरकार के द्वारा डिफेंड किया जाते हुआ देखा है। लेकिन ये जो मसला था यूजीसी रेगुलेशन, किसको मैसेज देना था डिफेंड? जब वो मामला आया ना कोर्ट में, सॉलिसिटर जनरल से वो, मतलब देश के जो विधि अधिकारी होते, सेकंड टॉप विधि अधिकारी होते, अटॉर्नी जनरल के बाद से सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर खुद थे वहां पर। तो मेरी निगाह थी, उन्होंने भाई बाकी चीजें में क्या बोल रहे, कुछ बोलेंगे, डिफेंड करेंगे? नहीं, कुछ नहीं, तो डिफेंड नहीं किया, चलो ये भी मान लेते हैं। लेकिन सामान्यतया किसी नोटिफिकेशन, किसी रेगुलेशन, किसी कानून पर स्टे लगाने पहले ही कोर्ट कहती है कि नहीं, इस पर बिना बहस के दोनों पक्षों के सुने हम नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर, और सरकार भी कहती है, या जो जिसका नोटिफिकेशन होता है कहता है कि माय लॉर्ड, बिना मुझे सोचे आप सुने आप नहीं कर सकते ऐसा। सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा, सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है, नहीं हुआ ना कोर्ट ने कहा हम स्टे लगा रहे हैं, सॉलिसिटर कुछ नहीं मना ही नहीं किया उन्होंने। ये भी नहीं कहा कि मेरी सुन लो, ये भी नहीं कहा कि नोटिस जारी कर दो, पहले हमारे जवाब तो ले लो, यूजीसी का जवाब तो ले लो, आज ही ले लो, सुन लो। नहीं, तो आपने सवाल किया कि किसको मैसेज देना था, मैसेज किसी को नहीं देना था, वो जितना नुकसान हो गया था उस नहीं चाहते थे कि उसमें और ज्यादा। से आप अगर ये कहते हैं कि सब कुछ सोचा समझा था, अगर आकलन मान लीजिए ऐसा करते, कहता है कुछ, आप कहते हैं कि कुछ हो गई थी चीजें गलती, तो अगर ऐसा था तो फिर लगा उनको कि डैमेज हो गया, आप कंट्रोल करना जरूरी है, कुछ सिक्का तो अगर ऐसी बात है तो यही कंट्रोल था। आपको लगता है कि ये चीजें गलती उनको खुद एहसास हो गया, नहीं, वो गलती की वजह से सोची समझी बात है? क्या लगता है आपको, आकलन क्या लगता है? मेरा आकलन है ये जो रेगुलेशन आया सोच समझ कर आया, मिसकैलकुलेशन हुआ वहां, उन्होंने सोचा ही नहीं था कि इस तरह से ये बैकफायर हो जाएगा, ये नहीं सोचा दिया था। कई बार हो जाता है, और पता है कब होता है, ये होता है जब आप अति अपने तो अपने होते हैं ऐसा सोच, हाँ, अपने तो अपने होते, तो आत्मविश्वास, जब अति आत्मविश्वास हो जाता है तो वो उसी का परिणाम। आपको नहीं लगता कि जिस तरह सोशल मीडिया पर इस तरह अभी जो स्थिति है, जाति को लेकर जैसी बातें लिखी जा रही, मैं देखता हूँ आपके कमेंट पर भी बहुत सारी चीजें आती हैं, आप ही कहते हैं कि भैया तू ना कहो ऐसी बात, तमाम लोग कहते हैं अपनी अपनी बात, और अपने जैसे का सच तो सबको कहना ही चाहिए। आपको लगता है कि समाज बहुत हद तक इस विषय से, सरकार के इस कदम से, रेगुलेशन यूजीसी के अपलोड होने के बाद से बहुत ज्यादा बंटवारा हुआ है युवा पीढ़ी के बीच में, और ये ठीक नहीं है? उदाहरण दे दो, बताइए। एक हमारे मित्र है, दो मित्र, वो दोनों घंघोर मित्र हैं, दोनों दो जाति से आते, और पिछले 2-3 साल से मैं उन लोगों को जानता हूं कि वो, मैंने लिखा हुआ उनको, ये सब सुनेंगे तो उनको लगेगा कि मैं इनके बारे में बात कर रहा हूं। दोनों एक दूसरे साथ इतने विचार मिलते थे कि अगर एक ने गाय को भैंस कह दिया तो दोनों कहते थे भैंस है। लेकिन यूजीसी के रेगुलेशन के बाद दोनों को मैं फॉलो कर रहा हूं, दोनों में जंग से सोशल मीडिया पर, मतलब एक कोई कहता है तो दूसरा आकर के उससे विरोध कर रहा है, केवल इसलिए कि दोनों, ये यूजीसी रेगुलेशन का इम्पैक्ट हुआ। एक और इम्पैक्ट हुआ, एक आदमी ने ट्विटर पर लिखा, पहले लिखा मिश्रा जी आप, ब्रैकेट में लिखा तुम, फिर कुछ लिखा, फिर उसने गाली दी। वो ये बताना चाहता था कि मैं इसके पहले आज तक मैं आप थे हमारे लिए बड़े, मैं सम्मान करता था, लेकिन चूंकि आपने अब इस रेगुलेशन का विरोध किया है तो अब मैं आपको आज के बाद गाली दूंगा। आपको लगता है कि भैया, मैं टोकना चाहूंगा आपको, विचारधारा
जाति से ज्यादा विचारधारा के मुकाबले जाति के मुद्दे ने बहुत ज्यादा बंटवारा कर दिया समाज का। विचारधारा तो छोटी चीज पड़ जाती है जब जाति का सवाल आता बड़े है। बड़ी बड़ी वो है। अब इसके दो पहलू। अब एक मैं अपनी बात बताता हूँ, हालांकि पता नहीं सीधे सीधे अपने पर कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए। आपने रिपोर्टिंग देखी होगी मेरी, मैं किसान आंदोलन में खड़ा था, मुझे लगा कि किसान बिल खराब है, तो मुझे जो लगा, जो मेरी समझ थी, सीमित समझ, मैंने उसका विरोध किया। एंड आई वाज एक वर्ग के लिए मैं बड़ा अच्छा पत्रकार था। किसान आंदोलन में नहीं, पहले मैं बता, आप भी इसका लाभ उठा रहे थे बिल्कुल। मैं बता रहा हूँ। अच्छा, इस पर बता दो, पहले इस पर बात कर। हाँ हाँ कर लीजिए। नहीं, मेरे यहाँ देहरी पर ताला लगने के पहले, जब हमारे यहाँ देहरी का ताला नहीं लगा था, तो वहां एक किसान बैठता था, और मैं जब इलाहाबाद या दिल्ली आने के लिए जो मेरा टिकट कटा होगा, वो भी किसी किसान के पैसे का। वो मेरे पिताजी जो किसान थे, उन्होंने गेहूं और गन्ना बेचा होगा तो दिया होगा। मैं उस गन्ने के पैसे से या गेहूं के पैसे से आया था दिल्ली, और मुझे वहां बॉर्डर पे बैठा हुआ प्रत्येक किसान में मेरे पिताजी की छवि थोड़ी होती थी। उनके तर्कों दलीलों से भी सहमत थे, बहुत कई जगह राजनीतिक तौर पर उनके पीछे कई समर्थन करने गुट वाले था, थे, उनके समर्थन विचार से। नहीं, मैं बता रहा आपके व्यक्तिगत विचार थे, मैं बता आपकी दलील। मैं बता कि मैंने कहा कि वहां पर बैठे हुए जो सामान्य किसान थे, मेरे पिताजी कोई खादी का कुर्ता पहनने वाले नहीं थे और जैकेट पहनने वाले नहीं थे, वो जो एक सीमांत किसान जैसा होता है वैसा बैठते थे। तो वहां पर जो सीमांत किसान जो बैठते थे, उसमें मुझे दिखता था। मैं बात करता तो मेरे पिताजी मुझे दिखते थे। तो इमोशनली आप यस, इमोशनली फेवर में थे, हाँ, या फिर तर्कों के आधार पर भी थे। सरकार का जो देखो, मेरा एक ही मसला था, मैं एक ही चीज थी, जो किसान भी कहते थे, जो जेन्युइन किसान थे, कि हमारे अगर उन्हें नहीं समझ में आ रही है, आप जो उनके लिए लेकर आए, अगर उन्हें नहीं समझ में आ रही, कन्विंस करो, उन्हें कन्विंस करो। यही तो वो कहते थे। बाद में चीजें बैक हुई, वो यही तो कहते थे कि सुन लो, समझा दो। यही तो हो रहा था ना। इससे ज्यादा तो हम इतना ही तक थे। मेरी इससे ज्यादा मैं इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया पे ज्यादा फॉलोअर हासिल करने के लिए भी ऐसे शब्द लिखते हैं बाल, ताकि जो कॉन्स्टिट्यूंसी को आप एड्रेस करने की बात कर रहे हैं ना, उसमें कई सारे नाम उभरे थे उस समय। ऐसा कहा गया था, भैया प्रभाकर मिश्रा जी हैं, फला जी हैं, ये सब इसलिए इस तरह की कोशिशें करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर अभी जुड़े। आप क्या कहेंगे, ऐसी कोई बात थी या फिर मन की बात कहना ज्यादा महंगा पड़ता था वैसी स्थिति में? मैं जहां रहता हूं, मैंने महसूस किया है कि जब आपके आसपास के सराउंडिंग के लोगों ने किसी आंदोलन को निगेट कर दिया, नकार दिया हो, वहां उस आंदोलन के साथ खड़ा होना या ये कहना कि किसान है, जब पूरे आपके आसपास के लोग कहते हैं कि नहीं ये खालिस्तानी है, आतंकी है, वहां जब कहते हैं कि किसान है, बड़ा मुश्किल होता है ना आज के समय में। आज के समय में तो आपको क्या बताऊं मैं, लोग वो करते थे, व्यंग करते थे, अभी भी व्यंग करते। लेकिन मैं एक बात जानता कि कुछ चीजें होती हैं, पत्रकारों के लिए कहा जाता है कि किसी भी चीज से इमोशनली अटैच नहीं होना चाहिए, लेकिन हम भी तो इंसान हैं। मैंने कहा कि वहां पर जब गन्ना किसान, मैंने इस पर किताब लिखा जो किसान बनाम सरकार, उसमें मैंने शायद लिखा हुआ है कि मैंने एक बार एक चीज देखी। यहाँ गन्ना किसानों से मैं बात करता था, तो मेरा एक अपना अनुभव था कि मेरा हम लोग गन्ने की खेती होती थी, छोटी सी खेती थी, तो गोपालगंज में, और वहां पर मीरगंज, अभी शुगर फैक्ट्री बंद हो चुका है, लेकिन उन दिनों चलता था। तो उस समय पर्ची आती थी, पुर्जी, उसको हम लोग पुर्जी बोलते थे, जहां पर कि पहले से एडवांस में कि आपका गन्ना जाएगा वहां पर मिल कांटा पर, ऐसा करके। तो पर्ची लेट से आया, चाहे जैसे भी हुआ, लेबर मिल नहीं रहे हैं, धूप आने लगी, पर्ची नहीं मिल रही है। अच्छा, पर्ची भी 2 साल 3 साल तक बचती थी, मतलब आप गन्ना लेकर गए, इस सीजन में आपने कर दिया और आपको पर्ची मिल गई। उन दिनों 1500, 1200, 800, 1600 का एक ट्रैक्टर ऐसे गन्ना आता था, मिलता था। सब की बात है, ये 2000 के पहले की बात है, 90 के बाद। अब वो गन्ना पर्ची आपके पास है, पैसा मिला नहीं है, कब उसको भजना बोलते हैं, भुनाना, तो भुनाएगा। अब वो पता चला कि 1600 का अगर पर्ची आपके पास पड़ी हुई है, तो
तो वो अगले साल या उसके अगले साल पता नहीं कब भरेगा, उसका पैसा दे रहे हैं। अब आपको जरूरत है तो आप जाते थे वहां के बनिया के पास, लाला के पास, आपको जरूरत है, कुछ काम करना है, तो वो 1600 का कहेगा कि आप एक काम करिए 1000 ले लीजिए, इसलिए कैश दे रहा है। ये हमने देखा, अपने आंख से देखा हुआ है कि 1600 का कहेगा कि 1200 ले लीजिए, 1000 ले लीजिए, इसलिए कि हम कैश की जरूरत है, कैश देगा, बिना पैसा मिल जाता। तो मैंने ये देखा था कि एक समय आया कि मेरा 2 एकड़ के आसपास के खेत में पिताजी ने खड़ी फसल में आग लगा दी थी, और उसके बाद मेरे यहाँ गन्ना की खेती बंद हो गई। मैं कैसे कैसे उसको छोड़ के कैसे पत्रकारिता कर सकता हूं? ये तो किसानों की बात हुई। मैंने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि मैं लगातार कमेंट्स में ऐसी बातें देखता हूँ। लगता है कि जो आपके जो अपोजिट लोग हैं, जो आपसे अलग विचार रखते हैं और जो कमेंट करते हैं, उनकी बात आनी चाहिए थी। क्या रास्ता दिखता है? अभी मैं सुप्रीम कोर्ट में देख रहा हूँ कि ममता बनर्जी दलील लेकर आ गए हैं SIR के मुद्दे पर। आप वहां पे मौजूद थे, क्या स्थिति थी, इस मसले पे आना चाहूंगा। ममता बनर्जी आई, कोई भी जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, पहली बार लेकिन हुआ मुख्यमंत्री सिटिंग कोई आया हो। सुप्रीम कोर्ट में मुख्यमंत्री का आकर के कोर्ट के सामने पेश होकर अपनी बात करना, ये पहली बार हुआ। ये अब दलील दे आ सके, हाँ दलील देना, मैंने तब कहा, यही मैं कहता। और ये कल का दिन तो इतिहास में हो गया, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में दर्ज हो गया कि एक सूबे की मुख्यमंत्री संवैधानिक पद, सूबे की मुख्यमंत्री देश की सबसे बड़ी अदालत में मुख्य न्यायाधीश की बेंच के सामने देश के एक संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग की शिकायत करते हुए कहती है कि माय लॉर्ड, मुझे न्याय चाहिए, चुनाव आयोग मेरे साथ न्याय नहीं कर रहा है, मुझे न्याय चाहिए। ये अपने आप में अद्भुत था। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, और मैंने भी देखा कि उनके जो वकील थे, वो जो ममता बनर्जी जो बात कह रही थी, वो उनके वकील कह चुके थे। लेकिन ममता बनर्जी का कहना जितना कोर्ट पे असर दिया, उससे ज्यादा उनके कंस्टिट्यूंसी के उनके लोगों को असर दिया है। और सियासत तो आप जानते हैं, CJI ने कहा कि सुना जाना चाहिए, सुना चाहिए। और इसके पहले भी बिहार के मामले में तो मुख्यमंत्री नहीं गया था, बिहार के मामले कोई बड़ा आदमी तो गया नहीं था, मतलब कोई नेता तो ऐसा अपील नहीं हुआ था। लेकिन बिहार के मामले में भी चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया था, और वो सब हुआ जो लोग चाहते थे। मतलब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने के लिए वो एक पोस्चरिंग थी। सुप्रीम कोर्ट, हाँ, भले इतिहास में पहली बार हुआ, लेकिन चूंकि एक्सट्रीम कदम उठाने को लेकर राजनीति में जानी जाती है, बहुत आक्रामक लड़ाका छवि है। जो कुछ भी इस वक्त अब चल रहा है, नटशेल में अब आखिरी सवाल करना चाहूंगा आपसे, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करना क्या पत्रकारिता है? क्या लगता है आपको? एक जो पिछली पीढ़ी के लोग थे, वो ये कह रहे थे, पहले तो संतुलनवादी थे, बाद में TRP के सिहोड़ हिंदी टीवी मीडिया में, समाचार मीडिया में आई, और उसके बाद उन्हें लगने लगा कि अब किसी तरह से ये संतुलनवादियों से आगे निकलने का यही रास्ता है कि कौवा दिखाओ, सांप दिखाओ, नागिन दिखाओ। अब जो धारा आ रही है, आ चुकी है, जो दिन भर कई चैनलों पे विदेश का युद्ध चलता रहता है, ये एयर टाइम जाता रहता है, प्रेस लॉ और बाकी सारी चीजों की अगर बात करें तो किनारे ही रखें। क्या उम्मीद, कितने प्रतिशत देश की खबरें, कितने प्रतिशत कितनी खबरें, वो मापदंड तो गया कहीं पे किनारे हो गया। आपको क्या लगता है आगे की दिशा क्या लगती है? आखिरी सवाल आपसे। देखिए, पहली बात तो ये कि मीडिया को लेके आज लोगों के मन में बहुत शिकायतें। मैं इसको सकारात्मक देखता हूं, जिससे उम्मीदें होती है, शिकायतें उनसे होती है, तो ये एक अच्छी बात है। दूसरी बात कि मैं अब चाहता हूं, जो मैं समझता हूं कि मीडिया को, जब आप मीडिया कहते हैं ना, सामान्यतः मीडिया ये नहीं दिखा रही है, मीडिया ये नहीं कर रही है, तो वहां पर मीडिया की परिभाषा बड़ी संकुचित पता जाती है। हम 2026 में बात कर रहे हैं ना, जहां पर मीडिया का मतलब केवल नोएडा फिल्म सिटी के 10 चैनल नहीं, या केवल टीवी चैनल नहीं, और केवल अखबार नहीं। अब मीडिया का फलक बढ़ चुका है। सोशल मीडिया के इस दौर में इसको पत्रकार की जरूरत नहीं है। नहीं, अब सोशल मीडिया को आप मीडिया मानिए, बिल्कुल, आप यूट्यूब को मीडिया मानिए, अब ट्विटर को मीडिया मानिए, और सब एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुख्यधारा की मीडिया, क्या सोशल मीडिया आने वाले दिनों में कुछ समय में बन सकती है? क्योंकि माइक सबके पास है, कैमरा सबके पास है, बोलने की शैली युवाओं के पास है, देश में अभिव्यक्ति का अधिकार है, कोई लाइसेंस थोड़ी चाहिए मीडिया के लिए। और लाखों लोग देखते हैं सबसे पहले, और फिर नेशनल न्यूज चैनल फॉलो करते हैं वैसे खबरों को। अब मैं टीवी में काम करता हूँ, मैं यूट्यूब पे दिखता हूँ, मैं इंस्टा पे भी कभी कभी अपलोड करता हूँ, मैं फेसबुक पर भी हूँ। मतलब ये कि अब वो जो डिवाइड था वो खत्म हो गया है। तो अब मीडिया की परिभाषा को इस लिहाज से देखा जाना चाहिए, जब कहते हैं मीडिया ये नहीं दिखाती, तो उसको ये बताइए कि ठीक है, टीवी पे नहीं दिखा, उसके यूट्यूब पे देखो, डिजिटल पे देखा ना, हमने अखबार में छपा, इंस्टा पे जाओ, ट्विटर पे जाओ, दिख ही तो रहा है।
मुझे कल किसी ने कहा, बनारस लेक फेस्ट में गया था तो वहां पर हमारे सामने किसी ने बहस आई, तो उन्होंने कहा कि मीडिया ये नहीं दिखाती, मीडिया किसी साहित्य की चर्चा नहीं करती, मीडिया साहित्यकार की बात नहीं करती। हमने क्या बात करते हैं? क्यों आप चाहते हैं कि टीवी पे दिखे? टीवी तो लोग देखते नहीं है, लेकिन मैं दिखा रहा हूं आपको कि जब आप ट्विटर पे दिख रहा है, फेसबुक पे दिख रहा है, यूट्यूब पे दिख रहा है, तो आपको क्यों चाहिए उसी पर चाहिए, उसी टीवी पे क्यों चाहिए जिसको लोग देखना कम कर चुके हैं? तो इसलिए अब मीडिया की परिभाषा बदल गई, माध्यम बदला है। तस्वीर बदली, नए नए चेहरे उभर कर आ रहे हैं। बस खतरा पता है क्या है? उनकी अपनी शैली है और एक नया समाज, नया मीडिया का समाज रचा जा रहा है। ये सकारात्मक बात बहुत। दक्षिण दिक्कत वामपंथ पता है क्या? क्या दिक्कत मुझे बस शिकायत वही है कि जिन लोगों ने उस मीडिया का सत्यानाश किया, सर्वनाश किया, वो अभी भी मौजूद है वो और वो मजबूत है। नहीं, उनको रिप्लेस करने की जरूरत है और वो आप जैसे लोग करेंगे। नहीं, आप जैसे, मैं तो सबकी जिम्मेदारी समझता हूँ इसमें, रिप्लेस करने वाली बात ही नहीं है। ये तो लोगों को बताना पड़ेगा, ये लोगों को पसंद, आप उनको बताना पड़ेगा। अपनी बात तो रख रहे हैं हम उनको आप लोगों को बताएं। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है प्रभाकर जी। आप लोगों को बताइए कि सुनो भाई, उधर से भागे थे ना, टीवी देखना बंद किए थे ना, इधर आए थे ना, और ये जो झंडा ले रहे हैं स्वतंत्र पत्रकारिता और उसका, इनकी सच्चाई हम जानते हैं, हम बता रहे हैं। आप बताइए, आगाह कीजिए। पत्रकारिता का एक काम जागरूक और आगाह करना भी है। आप भी करिए, आपकी भी भूमिका होगी। हम भी हैं, हम भी करेंगे, तो हमारे साथ प्रभाकर जी मौजूद थे और लगातार उन्होंने बताया कि किस तरह से तमाम तरह की बातें कर लीजिए निगेटिव मीडिया को लेकर, कि ये नहीं दिखाता, वो नहीं दिखाता। जमाना बदल चुका, सब कुछ बदल चुका, चेहरे बदल चुके। कुछ चेहरे मौजूद हैं, उनकी अपनी भूमिका है, वो निभाएं और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन ऐसा लगता है कि जो कहा जाता रहा है, बाबा नागार्जुन ने भी कहा था जब 1975 में, जब लगातार इमरजेंसी लगाए जाने की स्थिति बनी और बाद में आंदोलन शुरू हुआ, तो लोकनायक जयप्रकाश जी का आंदोलन था। किसी ने बाबा नागार्जुन से पूछा कि किधर हो, कहीं धरना चल रहा था पटना में। उन्होंने कहा कि चाहे दक्षिण हो या वाम, जनता को रोटी से काम। मुझे लगता है कि असली लड़ाई रोटी की है। असली मुद्दा ये है, आप विचारधारा किधर की भी रखें, कोई नदी बहती है उसकी धारा होती है, लेकिन ठहरनी नहीं चाहिए और इस रूप में नहीं आनी चाहिए कि समाज को पानी पानी न लगे, नदी नदी न लगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट में दे दिया। बने रहिए हमारे साथ, लगातार देखते रहिए दीपक बात। नमस्कार।